संतोष कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर मैं संतोष सर। क्लास 10th का इतिहास चैप्टर नंबर 3 मैं लेकर आया हूँ। तो मैं चलो स्टार्ट करता हूँ। तीसरा चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, वर्ग 10वां इतिहास है। सब्जेक्ट पार्ट चैप्टर नंबर बोला जाए तो 3। संपूर्ण प्रश्न उत्तर अति लघु और दीर्घ आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला, एक तरफ अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो एक तरफ अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि एक तरफ अनुबंध व्यवस्था क्या थी? एक तरफ अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जिसमें किसानों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। रबर बागानों के खेतों एवं खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम किया जाता था, जिसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहा जाता है। तो प्रश्न दूसरा है कि बाओदाई कौन था? तो प्रश्न है कि बाओदाई कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बाओदाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत उनाम उनाम ऐजा होगा, लिख लीजिएगा उनाम। बस वीडियो रोको मैं। बाओदाई दक्षिण वियतनाम का एक प्रांत उनाम का शासक था जिसे फ्रांस तथा अमेरिका का समर्थन प्राप्त था, लेकिन इनका शासन साम्यवादियों के समक्ष टिकना कठिन था। अतः साम्यवादी राष्ट्रवादियों के बढ़ते विरोध के कारण बाओदाई को 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़कर भागना पड़ा और अंत में लंदन जापान में बस गए। तीसरा प्रश्न, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो हिंद चीन का तात्पर्य तत्कालीन 2.8 लाख वर्ग किलोमीटर और किलोमीटर और किलोमीटर कटेगा में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है जिसमें आज का वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। यानी हिंद चीन का जो अर्थ है 2.8 लाख क्षेत्र में फैले हुए, जो मान लिया जाए 3 लाख माना जाता है। इस हिंद चीन क्षेत्र में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। तीनों मिलकर हिंद चीन का निर्माण हुआ। इनकी उत्तरी सीमा म्यांमार एवं चीन को छूती है। दक्षिण में चीन सागर है और इसके पश्चिम में भी म्यांमार का क्षेत्र पड़ता है। चलते हैं तीसरा प्रश्न की तरफ। जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। इसका आंसर होगा कि जिनेवा समझौता मई 1924 में हिंद चीन की समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था। कब हुआ था? तब मई 1954 में हुआ था समझौते के लिए। पांचवा प्रश्न, हुआ हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो हुआ आंदोलन की चर्चा करें, इसका आंसर हो जाएगा कि हुआ आंदोलन 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, जो एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इस आंदोलन में क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल था। आपका अति खत्म। अब लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। आपका लघु प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रशासन का वर्णन करें। तो फ्रांसीसी, इसका आंसर होगा कि फ्रांसीसी कंपनी हिंद चीन में प्रसार करने
में सक्रिय था। फ्रांसीसी व्यापारियों के साथ साथ पादरी भी इस क्षेत्र में आने लगे। 1747 ईस्वी के बाद फ्रांस नाम में रुचि लेने लगा, किंतु अभी भी इस क्षेत्र में उसकी पकड़ कमजोर थी। 19वीं सदी में इस क्षेत्र में फ्रांसीसी पादरियों की बढ़ती गतिविधियों के विरुद्ध उग्र आंदोलन प्रारंभ हुआ गया। इससे फ्रांस को अपनी सैन्य शक्ति के प्रयोग का बहाना मिला। उसने सैन्य बल के आधार पर 1862 ईस्वी में कम्बोडिया पर तथा 1883 ईस्वी में टोकिन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार 19वीं सदी की शुरुआत तक संपूर्ण हिंद चीन क्षेत्र में फ्रांस के नियंत्रण में आ गया। तो कौन सा सदी में? 20वीं सदी में आ गया था। लघु के दूसरा प्रश्न, रासायनिक हथियार एजेंट का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा कि रासायनिक हथियार नापाक अग्नि बमों में गैसोलीन को मिलाकर तैयार एक मिश्रण है जो त्वचा से चिपक कर जलते रहता है। एजेंट ऑरेंज, यह एक ऐसा जहर है जो पेड़ की पत्तियों को तुरंत सुलझा देता है, जिससे पेड़ मर जाता है। जंगलों को समाप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। ओ चिमी के विषय में संक्षिप्त में लिखे। तो ओ चिमी 1917 ईस्वी को पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया गया। साम्यवाद से प्रेरित होकर उसने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। अंत में इन्होंने वियतनाम के सभी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाला एक पार्टी था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओ चिमी मार्ग क्या है बतावे। तो वो चिमी मार्ग हनोई से प्रारंभ होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाने वाला मार्ग है, जो लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ जाता है। अमेरिका कई बार इस मार्ग को क्षतिग्रस्त कर चुका था, लेकिन वियतनाम इसे तुरंत ही मरम्मत कर लेता था। अमेरिका तोड़फोड़ करता था, लेकिन वियतनाम तुरंत झटके में मरम्मत कर लेता था। चलिए पांचवा प्रश्न, अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमेरिका हिंद चीन में फ्रांस को सहायता देने के बहाने घुसा था और धीरे धीरे साम्यवादियों के विरोध को समर्थन करने लगे। इन्हीं परिस्थितियों में मई 1954 ईस्वी के जिनेवा समझौता के बाद दक्षिण वियतनाम में अमेरिका का समर्थन वाला पूंजीवादी सरकार बनी। आपका लघु ख से खत्म। पांचवा प्रश्न, अब दीर्घ की तरफ बढ़ते हैं। इसके तरफ बढ़ते हैं। अब ये दीर्घ प्रश्न, इसको मैं कलर कर देता हूं कि आपका लाइट फोकस करे। चलिए आपका दीर्घ को फोकस कर दिए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न। पहला, दीर्घ हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था। फ्रांस द्वारा हिंद चीन को उपनिवेश बनाने का उद्देश्य निम्नलिखित था। भारत में फ्रांस कमजोर पड़ रहा था। फ्रांस ने हिंद चीन में इस उद्देश्य से अपना उपनिवेश स्थापित करना उचित समझा, ताकि वह दोनों तरफ भारत और हिंद चीन को कठिन परिस्थितियों में भी संभाल सके। 2 पर रहेगा कि फ्रांस में औद्योगिक विकास के उद्देश्य से हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा, क्योंकि यहाँ फ्रांस को उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त हो सकता था तथा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए बाजार भी मिल सकता था। तीसरा, अन्य यूरोपियन देशों के समान फ्रांस पिछड़ा देश हिंद चीन को विकसित करना अपना दायित्व समझा। इसी उद्देश्य से फ्रांस ने यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहा। आगे दूसरा प्रश्न की। दूसरा, मालीगांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। आंसर हो जाएगा इसका मालीगांव की घटना। मालीगांव दक्षिण वियतनाम में स्थित है एक गांव था। अमेरिकी सेना ने इस गांव को घेर कर पुरुषों को मार डाला तथा औरतों बच्चों को बंधक
बंधक बनाकर कई दिनों तक इन साथ सामूहिक बलात्कार करता रहा। फिर भी कुछ दिनों के बाद इन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दिया। लाशों के बीच दावा हुआ एक बुढ़ा बच गया था, जिसने इस घटना को विश्व के सामने उजागर किया। घटना का प्रभाव माली गांव की घटना का विश्व के सामने उजागर होने के बाद अमेरिकी सेना को पूरे विश्व में आलोचना होने लगी। तब अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन को शांति के लिए पंचसूत्री योजना की घोषणा करना पड़ा। चलते हैं अगला प्रश्न तीसरा की ओर। तीसरा प्रश्न, राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन में शांति के संबंध में पंचसूत्री योजना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा? आंसर, राष्ट्रपति निक्सन हिंद चीन के संबंध में पंचसूत्री योजना की घोषणा की थी, जो निम्नलिखित एक पर हिंद चीन की सभी सेनाएं युद्ध बंद कर अपने स्थान पर रहेंगे। दूसरा, युद्ध विराम की देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे। दूसरे 3 पर इस दौरान कोई भी देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। 4 पर युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। 5 पर युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन में संघर्ष का अंत होगा। चौथा प्रश्न, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। तो इसका आंसर होगा, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ हिंद चीन में कई सकारात्मक कार्यों को भी किया, जो निम्नलिखित। 1 पर फ्रांसीसी ने नहरों एवं जलाशयों का समुचित प्रबंध किया ताकि कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सिंचाई किया जा सके। 2 पर बंजर एवं कृषि के लिए योग्य भूमि को योग्य बनाकर कृषि क्षेत्र को बढ़ाया गया। 3 पर आगे हम बढ़ते हैं। 3 पर कृषि के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रयासों ने वियतनाम को विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यात देश बना दिया। 3रा नंबर विश्व के चावल उपजाऊ में। 4 पर एक विशाल रेल मार्ग का निर्माण किया गया, सड़कों का विस्तार किया गया। 6 पर पुरानी शिक्षा के स्थान पर लोगों को आधुनिक शिक्षा फ्रांसीसी में दिया गया। यहाँ के विकास के लिए उपयुक्त प्रयासों के अतिरिक्त फ्रांस द्वारा और भी छोटे छोटे प्रयास किए गए। अब चलते हैं लास्ट प्रश्न, हिंद चीन में राष्ट्रवादी विकास का वर्णन करें। तो हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण फ्रांसीसी को शुरू से समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यह और भी अधिक हो गया। इसी बीच फान बुचाओ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर पुस्तक लिखकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। हिंद चीन के लोगों के राष्ट्रवाद का फायदा उठाते हुए हो ची मिंह 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया। यह पार्टी लोगों में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह अतः फ्रांसीसी के शोषण से परेशान तथा राष्ट्रवादी प्रेरित से होकर हिंद चीन में आंदोलन का शुरुआत होने लगा। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब से हम लोग के अंदर जोश है, जुनून आता है, जिससे आपके लिए नए चैप्टर प्रश्नावली लेकर आता हूँ। इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय सरस्वती माँ।